दुनिया में महायुद्ध के बादल गहराए हुए हैं। मिडिल ईस्ट में नेतन्याहू की सेना ने जोर डाल रखा है तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर कहर ढा रखा है। रूस लगातार हमले बढ़ा रहा है, यूक्रेन लगातार तार हो रहा है। जेलेंस्की की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में इस खास युद्ध में पुतिन के खास दोस्त और तानाशाह शासक किम जोंग उन की भी एंट्री हो गई है। उनके आने से युद्ध और भी घातक होने वाला है। जेलेंस्की परेशान है, दुनिया इस संकट के मायने नहीं खोज पा रही है। आगे क्या तबाही होगी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ये चौंका देने वाली खबर सामने आई है कि उत्तर कोरिया का तानाशाह शासक किम जोंग उन रूस को सैनिकों की खेप भेज चुका है। जेलेंस्की ने दावा किया कि और अमेरिका ने भी रिपोर्ट में ऐसी बात कही है कि पुतिन की सेना का साथ देने के लिए किम ने अपनी सेना भेज दी है। ऐसे में दुनिया दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। रूस ने चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ नया गठबंधन बना लिया है। इसे अमेरिका के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। इसमें खास बात यह कि अमेरिका के ये सभी दुश्मन परमाणु शक्ति संपन्न हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि हजारों उत्तर कोरियाई सैनिक युद्ध अभ्यास के लिए रूस पहुंचे हैं। हालांकि रूस ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस पर जेलेंस्की का दावा है कि किम के आने से अब वर्ल्ड वॉर होगा। किम की सेना यूक्रेन में तबाही लाएगी। यूक्रेन पर अब तबाही के बादल मंडरा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध में पुतिन का यह आखिरी अटैक है, क्योंकि चुना मुश्किल है। इन्हीं तमाम आशंकाओं पर चर्चा करेंगे, एक्सपर्ट से जानेंगे हर पहलू। हमारे साथ हमारे खास मेहमान डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन टीके पांडे जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है 2 साल से भी ज्यादा हो गया है समय की बात करें, और अब कैसी स्थिति देख रहे हैं आप युद्ध की? बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर बुलाने के लिए। और हमेशा मैं कुछ सीखता हूं जब भी आपके साथ बात करता हूं। जहां तक बात है रशिया यूक्रेन में, निश्चित रूप से काफी लंबी अवधि तक ये युद्ध हो गया है और कहीं कुछ और छोर पता नहीं चल रहा, लेकिन दो बातें सामने उभर के जरूर आ रही हैं कि यूक्रेन बड़ा छोटा सा राष्ट्र आज जो है युद्ध में टिका हुआ है, क्योंकि नाटो कंट्री उसकी भरपूर मदद कर रहे हैं। और किस प्रकार के साजो सामान, यानी कि F-16 जहाज जिसकी बात की जा रही थी कि दिया जाएगा, लेकिन आखिरकार नीदरलैंड्स को जहाज पहुंच गए। और अब बात चल रही है कि कुछ और भी जहाज जो है वो आएंगे। अब वो मिराज 2000 की बात भी हो रही है कि वो फ्रांस जो है मिराज 2000 जहाज भी उनको देगा। तो इस प्रकार से देखा गया कि नाटो कंट्रीज ने भर मदद की। किसी ने टैंक दिया, किसी गोला बारूद दिया, किसी ने लेटेस्ट ड्रोन्स दिए, किसी ने सिस्टम दिए, जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दिए, और स्टार लिंक के द्वारा कम्युनिकेशन सिस्टम्स प्रोवाइड किया गया, सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन किया। तो इन सब की मदद के बीच में अब रशिया का देखिए, रशिया की सामने दो जो है प्रॉब्लम्स है। पहली कि जो उनके बगल में द्वार पे ही, उनके बॉर्डर पे ही एक देश जो है उनके खिलाफ हो रहा है। दूसरा, पूरे वर्ल्ड में उसके खिलाफ कभी भी युद्ध हो सकता है। जिसको पता है कि बाइपोलर वर्ल्ड से अभी हम मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गए हैं, लेकिन सामरिक रूप से अभी भी अमेरिका और रूस के बीच में जो तलखियां चलती हैं वो सबको पता है। तो अमेरिका जो है सारे वो चीज हेल्प जो पॉसिबल है कर सकता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस मदद को देखते हुए रशिया ने कहा कि मुझे भी मदद चाहिए, और चाइना और नॉर्थ कोरिया से उसको मदद पहले से ही मिल रही थी। ऐसा नहीं कि नई बात, लेकिन अब एक जो नया डायमेंशन देखने को आया, साउथ कोरियन स्पाई एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि 3000 से 5000 सैनिक जो हैं वो पूर्वी रशिया के जो इनका सीसोर है वहां से उनको भेजा गया है। और अभी उनको KN-23 ब्लास्टिंग मिसाइल्स है, उसकी ट्रेनिंग उनकी हो रही है। ऐसा देखा गया, ऐसी पिक्चर्स मिली है उनको, ये एजेंसी क्लेम कर रही है। और ये भी सूचना में आया है कि जो गए हैं उनकी संख्या हो सकता है कि वो 5000 या 12000 तक पहुंच जाए, और इसके अंदर 500 ऑफिसर्स हैं और 3 जनरल रैंक के हैं, यानी कि काफी बड़ी टुकड़ी भेजी गई है। और यूक्रेन का ये दावा है कि हो सकता है कि अगले सप्ताह तक इनको फॉरवर्ड फ्रंट लाइन में पोस्ट कर दिया जाए। अब मजा चीज ये है कि आप खुले रूप से किसी की मदद नहीं कर सकते। तो इन सभी के सैनिकों को रशियन यूनिफॉर्म पहनाई गई है ताकि कोई भेद न कर सके ये पहचानने में कि ये रशियन है या कोरियन है। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आप
सेना तो बुला लेंगे, लेकिन जो अनुभव होता है उस जगह का, जो जो टेरेन है, जो क्षेत्र है लड़ाई के, वो भिन्न भिन्न है। टेम्परेचर के इश्यूज हैं, टेरेन जो है ऊपर नीचे है, पहाड़ियां हैं, फिर जंगलात हैं, नदियां हैं, तो इन सबका आपको उनमें लड़ने का एक अनुभव होता है जो रशियन फोर्सेस को है, कोरियन फोर्सेस को नहीं है। तो निश्चित रूप से थोड़ा समय लगेगा इनको, जो कोरियन सेनाएं आई, जो टुकड़ियां आई हैं, क्योंकि सर आपने बोला कि खुले रूप से मदद नहीं कर सकते हैं। अगर हम मिडिल ईस्ट के युद्ध की भी बात करें तो कहीं ना कहीं ईरान को जो सपोर्ट कर रही है वो रूस और चाइना कर रहे हैं, अगर हम इनडायरेक्टली वेज में देखें, और इधर इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका है। लेकिन खुलेआम कोई भी नहीं आ रहा है, ना ही रूस की तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं इतनी सामने आई है, ना ही चीन की तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। अगर वो डायरेक्ट इस युद्ध में कूदते हैं तभी तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं बढ़ेंगी। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि खुले रूप में अगर आ जाएंगे तो फिर तो खुले में आगे आप लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ की आपने सुना होगा कि 2 थार्ड सिस्टम जो अमेरिका के पास क्षमा करें 6 थार्ड सिस्टम है, उसमें से 2 थार्ड सिस्टम उन्होंने जो है इजराइल भेज दिया है। लेकिन वो वहां पर हालांकि उसके साथ टुकड़ी भी गई है उसको मेंटेनेंस के लिए, लेकिन वो बता रहे कि नहीं करेगी। अब क्या सच्चाई जमीनी होगी, हकीकत क्या होगी, ये तो वक्त बताएगा। मजेदार चीज ये है कि ईरान की मदद जो है रशिया और चाइना बहुत पहले से करते आ रहे हैं। जो आज उनका आपने सुना होगा, उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया, और जो कल स्ट्राइक हुई थी उसका बाबर जो है, जहां तक मुझे सही नाम याद आ रहा है, बाबर 738 सिस्टम ने हेल्प की। ये बाबर सिस्टम कहां से बना, और ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं, वो कहां से आए, और बैलिस्टिक मिसाइल उसकी फेमस है। कहा जाता है ईरान के लिए कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि वो अपनी जो है शक्ति का प्रदर्शन अपनी सेनाओं के माध्यम से नहीं करता, वो करता है ब्लास्टिंग मिसाइल्स का प्रयोग करके, और प्रॉक्सीज तीनों हूती, हिजबुल्लाह और हमास, ये उनका पूरा सपोर्ट करता है ताकि खुद की सेनाएं उसकी लड़ने नहीं जाए। तो खुले रूप में देखिए अभी भी रशिया और चाइना वहां पर नहीं दिखाई देंगे, यहां तक कि ईरान भी नहीं दिखाई नहीं देगा, वहां तो हमास लड़ रहा है, या तो आतंकवादी है, और हुती है, और हिजबुल्लाह है, ये तो भाई आतंकवादी है, कोई किसी देश के प्रतिनिधि है। लेकिन वास्तविकता क्या है हमको सबको पता है। कुछ ऐसा ही रशिया और यूक्रेन के युद्ध में हो रहा है कि काफी मदद की जा रही है, यहां तक कि जो है अनऑफिशियली निश्चित रूप से कुछ सेना के एक्सपर्ट्स भी गए होंगे सिखाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इतना आसान नहीं है। आपने सुना होगा कि पिछले साल बाइडेन खुद गए थे यूक्रेन, वहां पर अपने सैनिक मिलने के लिए। उन्होंने कहा मैं अब यूक्रेनियन सैनिकों से मिलने जा रहा हूं, लेकिन जो तस्वीरें आई है तो उसमें क्या था सबको पता है। तो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चल रहा है कि बहुत कुछ हुआ, और जो भी जो है हो रहा है वो नाटो बहुत अच्छा कर रहे हैं और रशियन बहुत गलत कर रहे हैं, और ये ह्यूमैनिटेरियन मानवता का जो है मानव की हत्या हो रही है वगैरह वगैरह। तो ये बहुत कुछ बातें आ रही हैं। साथ में जो नाटो के सेक्रेटरी जनरल है मार्क रट, उन्होंने कहा है कि जो नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया को टेक्नोलॉजिकल सप्लाईज दे रहा है, मिलिट्री सप्लाईज दे रहा है, साथ में जो उसको फंड मिलेगा वो नॉर्थ कोरिया उसको अपने न्यूक्लियर हथियार बनाने में प्रयोग में लाएगा। तो ये काफी बड़ा जो है सर्कल बन रहा है, जैसे दोनों क्षेत्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गए हैं। रशिया यूक्रेन के बीच में जो बन रहा है वो भी तनाव से बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब देखा जाए तो खुल के कोई 2 ही देश रशिया के बीच में लड़ाई है, लेकिन हमें पता है कि बाकी 32 देश की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन सर जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था उस समय कहीं ना कहीं अमेरिका यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा था, और रूस पर कई प्रतिबंध भी से। लेकिन अब की हम बात करें तो क्या इसे गुटबाजी के तौर पर देखा जा सकता है? रूस, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया भी अब शामिल होता हुआ नजर आ रहा है, एंट्री हो गई है, चीन, ईरान, तो क्या अमेरिका के खिलाफ ये गुटबाजी है? निश्चित रूप से ध्रुवीकरण तो हो ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं कि एक दल जो है वो भले ही उसको मान्यता नहीं दे रहा है। भारत भी अभी जो है आपने देखा होगा ब्रिक्स के जो सम्मेलन हुआ उसमें भारत, रशिया, चाइना ये एक अलग गुट के रूप में दिखाई दिए। तो ये हालांकि भारत की जो है वो अप्रोच बड़ी क्लियर है, हम किसी को पीछे वार नहीं करते, हम खुलेआम बात करते हैं, क्योंकि हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी नीति रही है। लेकिन बाकी देशों का एजेंडा है वो डिफरेंट है, तो इन एजेंडा को देखते हुए वो अब कार्रवाई करते हैं। जहां तक बात है चाइना की, तो चाइना ने जिस प्रकार से अपनी हदें बढ़ाई हैं, इकोनॉमिकली वो सुपर पावर बनना चाहता है। अगर आप देखें सैंक्शन तो रशिया पर लगाया गया जिसका आपने जिक्र किया, लेकिन उन सेक्शन के बावजूद भी जो रशिया की ग्रोथ रेट है
वो लगभग 4 या 5 के पास, ये भी काफी है। तो कैसे हो रहा है? तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको अभी भी एनर्जी सप्लाई जो है रशिया से मिल रही है। तो आज का जो विश्व है वो इंटरडिपेंडेंट है, मतलब हम एक दूसरे पर निर्भर है। एक अपने आप में अच्छी बात है, शांति पूरे विश्व में तभी रह पाती है जब आप एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और आप एक दूसरे की हेल्प लेते हैं। जानते हैं कि अगर लड़ाई करेंगे तो हेल्प जो मिल रही है, सहायता मिल रही है, नहीं तो ये समीकरण अपने आप में अच्छा है। और बीच में तो कहा जाता था कि जो बाउंड्रीज हैं, जो दोनों देशों के बीच में सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, वो केवल कागजों पे हैं, क्योंकि एक जगह से आप उनके कभी 2 घंटे में आप किसी वहां पर व्यापार करते हैं, आप सुबह जाइए शाम को आ जाइए, ऐसी ऐसी सुविधाएं हो गई हैं। तो ऐसे हालात में जो है समीकरण बिल्कुल जो बदल गए हैं। आप सोचिए कि इजराइल और ईरान के जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान के साथ जो है बाकी देश नहीं आ पा रहे। बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज कहा जाता है कि 7 कंट्री से घिरा हुआ है इजराइल, तो वो उनके साथ नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक के अपने जो है स्वार्थ निहित है। कूटनीति में कहा जाता है कि दुश्मनी और दोस्ती जो है वो परमानेंट नहीं होती। परमानेंट क्या होता है? स्थायी होते हैं राष्ट्र हित, क्या मेरे देश के लिए ठीक है, वो परमानेंट मेरा है इंटरेस्ट। बाकी आज मैं किसी दोस्ती करता हूं, कल मेरी उससे टेंशन भी हो सकता है, क्योंकि मेरे देश के हित जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। तो इन सब के बीच में भारत के लिए बहुत ही ये जो है अग्नि परीक्षा है कि जो समीकरण जिस प्रकार से ध्रुवीकरण हो रहा है, जिसका आपने जिक्र किया, वो ध्रुवीकरण से अपने आप को बचाए रखना और एक हमारी जो मल्टीलैटरलिज्म की, हम सबको साथ लेके चलने की जो हमारी नीति है, उस पर निश्चित रूप से दबाव पड़ता है। लेकिन अभी तक तो हम परीक्षा में सफल रहे और ऐसी उम्मीद की जाती है कि हम अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के भरोसे आगे भी बिल्कुल सर, समीकरण हम बदलते हुए भी देख रहे हैं इस युद्ध में। ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में कैसी स्थिति बनती है। लेकिन सर, अगर हम यहाँ मिडिल ईस्ट के युद्ध को देखें, रूस यूक्रेन के युद्ध को देखें, तो एक तरफ जहाँ अमेरिका है, यूक्रेन है, इजराइल है, तो दूसरी तरफ रूस है, चीन है, ईरान है, किम जोंग है। और किम जोंग की बात करें हम तो कहीं ना कहीं तानाशाह के रूप में उन्हें देखा जाता है। ऐसे में अगर ताकत की बात की जाए तो अमेरिका की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता है। अमेरिका कितना ताकतवर है ये सभी जानते हैं। चीन भी ताकतवर है, रूस भी ताकतवर है। अगर इन 3 देशों को हम देखें, यूक्रेन, इजराइल, अमेरिका, दूसरी तरफ चीन, रशिया, उत्तर कोरिया और ईरान, तो सबसे ज्यादा ताकतवर आप किन गुट को देख रहे हैं? देखिए, ये मैं पुनः कहूंगा कि ये कागजों पर है, वैचारिक रूप से है। प्रैक्टिकली खुल के आना, ये ध्रुवीकरण इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्रुवीकरण में ओपन में आप डिक्लेयर करते हैं कि हम, अगर चाइना जैसा उदाहरण लीजिए, अगर रूस और चाइना खुल के हम कर दें कि हम साथ हैं और हमारे खिलाफ जो भी, जैसे नाटो कंट्रीज का 32 कंट्रीज में किसी एक देश पर हमला होगा तो चार्टर 5 के हिसाब से बोला जाता है कि भाई हम सब पर हमला होगा और हम एक साथ लड़ेंगे। लेकिन सर, खबरें तो ऐसी भी थी कि चीन ने हथियार भी प्रोवाइड करवाए हैं ईरान को और अभी भी कहीं ना कहीं पीछे से मदद कर रहा है। और ये दूर नहीं है सर, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में जो होगी सर युद्ध की, वो बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। निश्चित रूप से। लेकिन देखिए, हमें पता है कि यूक्रेन और ईरान दोनों में जो है सपोर्ट के बिना वो देश आगे नहीं बढ़ पाते। आज जो है ईरान एक न्यूक्लियर शक्ति बना हुआ है। न्यूक्लियर, हम अभी देखिए युद्ध में कल जो स्ट्राइक हुई, इसमें क्या कहा गया कि हम ऑयल रिफाइनरीज को और न्यूक्लियर सेंटर्स को हम अटैक नहीं करेंगे। तो ये बताता है कि अगर अटैक होते तो निश्चित रूप से उनका फिर आगे भी लेवल बढ़ता है और वर्ल्ड वॉर 3 जिसकी चर्चा हो रही है कि वो शुरू रहता है। और रशिया ने तो ये घोषणा भी की थी, प्रेसिडेंट पुतिन ने, कि अगर न्यूक्लियर जो है उनको टारगेट किया गया तो वो रूस भी पीछे नहीं हटेगा और उसमें वो युद्ध में कूदेगा। तो निश्चित रूप से ये एक, इसे बोला था पोस्चरिंग। आपने कह तो दिया, लेकिन उसको कहना करना आसान नहीं है। हमने देखा कि रशिया यूक्रेन के में बार बार आए दिन ये होती थी बातें कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 भी न्यूक्लियर किसी प्रकार आयुध का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि पता है कि अगर न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग होता है उससे जन हानि बहुत ज्यादा होगी, मानवता के खिलाफ बहुत होगी हानि। तो उसको देखते मद्देनजर किसी ने भी यूज नहीं किया। और ये केवल कहा जाता है कि आजकल के जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो एक राजनीति और कूटनीतिक माध्यम बन गए हैं बातों को कहने के लिए। ये युद्ध क्षेत्र के हथियार नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें रशिया यूक्रेन एक उदाहरण है, कोई न्यूक्लियर इसमें यूज नहीं किया गया न्यूक्लियर हथियार। और सोचिए कि पाकिस्तान जो कहता था कि हमारे पास एटम बॉम्ब है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ा, बालाकोट हुआ, हमने स्ट्राइक किया, तो उसमें न्यूक्लियर हथियार तो इस्तेमाल नहीं किया अमेरिका पाकिस्तान ने, जबकि वो तो हर बार धमकी देता था हमारे पास पाव किलो के और 1-1 किलो के 2-2 किलो के बॉम्ब हैं, हम भारत के खिलाफ प्रयोग करेंगे और भारत को हम मजा चखा देंगे।
तो इतना आसान नहीं है कहना। देखिए, हम पोस्चरिंग करते हैं, हम बोलते हैं कि हाँ हम ऐसा कर देंगे, लेकिन वास्तविकता जो है वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि पता है कि एक न्यूक्लियर वॉर हथियार यूज करेगा तो दूसरा देश भी प्रति उत्तर जरूर देगा, तो कौन जीता? दोनों ही देश समाप्त जाएंगे। तो ऐसे में पता है कि अगर हमें हानि होने वाली है, इसलिए कहा जाता है ये डिटरेंस के रूप में काम करते हैं कि अब वो दूसरे देश को रोकते हैं हथियारों का प्रयोग करने में। इसीलिए इन डिटरेंस शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। लोग अब सोचिए 5,000 6,000 आपने हथियार इकट्ठा कर लिए रशिया ने, और बाकी देश भी धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में भी जो है न्यूक्लियर हथियारों के बारे में चर्चा होती रहती है। 135 140 एक एक अंक बढ़ता है, तो उससे हम बाकी लोग जो है खुश होते हैं कि हाँ हमारे पास ज्यादा है। अरे भाई, ज्यादा है, मौत का सामान आपके पास ज्यादा बढ़ रहा है। आप मानवता को, आप शांति की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? हम चाहे पूरा विश्व में अगर शांति हो, सब लोग खुशहाल हो, सबको खाना पीना मिले, सबकी आवश्यकताएं पूरी हो, तो और क्या चाहिए? वही तो है एक शांति युद्ध, एक अच्छा विश्व जो है, एक शांत विश्व हो और सब मिलकर रहे। यही तो हमारी जो है सोच है। बिल्कुल सर, देखना होगा आने वाले समय में कैसी तस्वीरें देखने को मिलती है। एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो लगातार बढ़ रहा है, दूसरी तरफ हम यहां की भी तस्वीरें देख रहे हैं इसराइल और ईरान की, जहां पर अब इसराइल ने पलटवार कर दिया है और देखना होगा अब ईरान इस पर क्या कुछ एक्शन लेता हुआ नजर आता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।